हेलो किड्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो क्लास 12th आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आप लोग का चैप्टर 2 दैट इज सेल्फ एंड पर्सनालिटी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो चैप्टर 2 सेल्फ एंड पर्सनालिटी, इसमें एज द टॉपिक सेज हम लोग सेल्फ एंड पर्सनालिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एक बार चैप्टर की चेकलिस्ट देख लेते हैं। फर्स्टली विल गेट अ इंट्रोडक्शन, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, देन मीनिंग ऑफ सेल्फ एंड पर्सनालिटी समझेंगे, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ लाइक सेल्फ को डीप में स्टडी करेंगे, देन पर्सनालिटी को डीप में स्टडी करेंगे। एंड पर्सनालिटी की हमारे पास कुछ मेजर अप्रोचेज हैं एंड इन अप्रोचेज के अंदर थ्योरीज हैं, उनको अच्छे से समझेंगे एंड असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी देखेंगे एट द लास्ट। एंड इस चैप्टर में सबसे ट्रिकी पार्ट है ये मेजर अप्रोचेस, द थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी। इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छे से करेंगे। ओके, सो व्हाई स्टडी दिस। पहला क्वेश्चन आता है कि हम लोग सेल्फ एंड पर्सनालिटी को पढ़ ही क्यों रहे हैं। इट इज टू अंडरस्टैंड नॉट ओनली हु वी आर but also our uniqueness as well as our similarities with others. We can understand our own as well as others' behavior in diverse settings. So, हमने साइकोलॉजी क्लास 11th फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। साइकोलॉजी हम पढ़ते क्यों हैं? We said कि हम लोग दूसरों का बिहेवियर जान सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लाइक हाउ। तो हम लोग सेल्फ एंड पर्सनालिटी यूज कर सकते हैं। सेल्फ एंड पर्सनालिटी से सबसे पहले तो हम अपने बारे में जानते हैं, हु वी आर। देन उसके बाद हम लोग अपनी यूनिकनेस समझते हैं, लोगों के बीच में डिफ्रेंशिएट करते हैं और अपनी सिमिलैरिटीज दूसरों के साथ वो समझते हैं। उसके बाद हम लोग अपना खुद का और दूसरों का बिहेवियर डाइवर्स सेटिंग्स लाइक डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस में क्या क्या बिहेवियर हो सकता है वो सब समझ सकते हैं। देन आता है हम लोग का सेल्फ एंड पर्सनालिटी होता क्या है। सो सेल्फ एंड पर्सनालिटी कैन बी रेफर्ड एज द कैरेक्टरिस्टिक्स इन विच वी डिफाइन आवर एग्जिस्टेंस। हम लोग की एग्जिस्टेंस जो होती है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं हमारी सेल्फ एंड पर्सनालिटी से। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर यूजुअली एक्वायर्ड फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस एंड दे शो अप इन आवर बिहेवियर। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हमारी सेल्फ एंड पर्सनालिटी के अंडर, जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये हम लोगों ने एक्वायर मतलब हम लोगों ने हासिल की होती हैं हमारे एक्सपीरियंसेस से, और ये हम लोग के बिहेवियर में दिखती हैं, नजर आती हैं। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट पर्सनालिटीज इन डिफरेंट सिचुएशंस। बहुत सारे लोग हैं, सब लोग की डिफरेंट पर्सनालिटी होती है डिफरेंट सिचुएशंस में। अब आ जाते हैं हम सेल्फ पे, डीपली सेल्फ पे। सो सेल्फ क्या होता है? इट इज द टोटलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, आइडियाज, thoughts and feelings with regard to herself or himself developed since the beginning, childhood days. तो एक पर्सन की टोटलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, टोटलिटी मतलब सम टोटल ऑफ उनके कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस मतलब जिनसे वो अवेयर हैं, उन एक्सपीरियंसेस के बारे में, अपने आइडियाज, थॉट्स और फीलिंग्स उनसे खुद से रिलेटेड जो उनकी फीलिंग्स हैं, इन सब का सब टोटल होता है सेल्फ। और ये सब चीजें कब डेवलप हुई होती हैं? बिगिनिंग से, लाइक उनके चाइल्डहुड डेज से। These experiences and ideas define the existence of an individual both at personal and social level. And ये जो experiences और ideas होते हैं हमारे सेल्फ के अंडर, ये इंडिविजुअल को सोशल लेवल पर और पर्सनल लेवल पर, दोनों पर ही डिफाइन करते हैं। पर्सनल लेवल पे कैसे? पर्सनल लेवल मतलब वो खुद एज एन इंडिविजुअल कैसे हैं, एंड सोशल लेवल मतलब उनके आसपास अगर हम सोसाइटी और इनके एनवायरनमेंट को भी देखें तो तब वो कैसे हैं। तो हम लोग सेल्फ को दो टाइप की आइडेंटिटीज में डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट इज पर्सनल आइडेंटिटी एंड सेकेंड इज सोशल आइडेंटिटी। हर इंसान की दो आइडेंटिटीज होती हैं सेल्फ के अंडर, पर्सनल और सोशल। पर्सनल आइडेंटिटी हो गई जैसे कि उनका नेम, उनकी पर्सनल कुछ क्वालिटीज जैसे कि वो ऑनेस्ट हैं, हार्ड वर्किंग है, लेजी हैं, कुछ भी क्वालिटीज जो भी हो गई उनकी, उनका खुद का पोटेंशियल, लाइक उनके अंदर कितना पोटेंशियल है, उनकी सब कैपेबिलिटीज, लाइक अगर कोई सिंगर है, कोई बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, डांसर है, या उनके जो बिलीव्स होते हैं, ये सब पर्सनल एस्पेक्ट्स हो गए, तो ये उनकी पर्सनल आइडेंटिटी हो गई। देन सोशल आइडेंटिटी जो होती है वो होती है एक पर्सन को जो उसके कल्चरल ग्रुप या सोसाइटी से लिंक करती है। जैसे कि अगर हम लोग कास्ट देखें या फिर हम लोग अपना रिलीजन देखें, तो अगर मैं बोल रही हूं एक पर्सन है, उसका नेम है मुकेश, देन वो उसका पर्सनल एस्पेक्ट है, वो उसकी पर्सनल आइडेंटिटी है। पर लेकिन अगर मैं कह रही हूँ जो मुकेश है
वो हिंदू रिलीजन को, हिंदू कम्युनिटी को बिलोंग करता है, तो वो उसकी सोशल आइडेंटिटी हो गई, वो उसे एक कल्चर और एक सोसाइटी से ज्वाइन कर रही है. देन वी हैव कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ. कॉग्निटिव मतलब द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड नोइंग थिंग्स, एंड बिहेवियर मतलब हमारी टेंडेंसी टू एक्ट. तो हम लोग जो सोचते हैं, हमारे थॉट्स से रिलेटेड, और हमारे टेंडेंसी जो एक्ट से रिलेटेड, जो हमारी सेल्फ है, हम अब उसको पढ़ेंगे. तो इसमें हमारे पास मेनली 3 चीजें आती हैं: सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिकेसी एंड सेल्फ रेगुलेशन. सो सेल्फ एस्टीम क्या होती है? सेल्फ एस्टीम होती है हमारी पर्सनल वैल्यू या वर्थ जजमेंट अबाउट देमसेल्व्स और आवरसेल्व्स. मतलब हम लोगों की हमारे बारे में जो वैल्यू या फिर वर्थ जजमेंट होती है, वही हमारी सेल्फ एस्टीम होती है. अब आप एग्जाम्पल देखिए कि 2 लोग हैं, 2 लोगों में से जो पर्सन ए है हम लोगों का, वो अपने बारे में बहुत पॉजिटिव चीजें बोलता है, दैट आई एम वेरी स्मार्ट, आई एम केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग. ये उनकी खुद के बारे में उन्होंने जो इमेज सेट कर रखी है, वैल्यूएबल इमेज सेट कर रखी है कि हाँ मेरी वर्थ है. पर लेकिन ऑन द अदर साइड जो हमारा पर्सन बी है, वो अपने आप को बहुत नेगेटिव चीजें बोलता है, दैट मैं कुछ भी नहीं कर सकता, किसी को मेरी नीड नहीं है. सो उन्होंने अपने बारे में वैल्यू जजमेंट बिल्कुल डाउन कर रखी है. इसका मतलब जो ए पर्सन है उनकी वैल्यू जजमेंट है, इसका मतलब उनका जो सेल्फ एस्टीम है वो हाई है, एंड जो बी पर्सन है उसका सेल्फ एस्टीम लो है. तो ये हो गया सेल्फ एस्टीम. अब हाई अगेन, वो थिंक हाईली ऑफ देमसेल्व्स एंड मोर एक्सेप्टेड बाय अदर्स. वो अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, एंड वो ऐसा फील करते हैं कि हाँ लोग उन्हें पसंद करते हैं, उन्हें एक्सेप्ट करते हैं जैसे वो हैं, इसलिए उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है. अब जो लो सेल्फ एस्टीम वाले लोग होते हैं, वो लेस एक्सेप्टेड फील करते हैं, एंड वैल्यूड बाय अदर्स, लेस वैल्यूड बाय अदर्स. उनको ऐसा फील होता है कि लोग उन्हें वैल्यू नहीं करते, एंड लोग उन्हें जैसे वो हैं वैसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं. इस वजह से एक एंटी सोशल बिहेवियर उनके अंदर डेवलप हो जाता है. अब आता है, स्टडीज शो दैट चिल्ड्रन डेवलप सेल्फ एस्टीम बाय द एज ऑफ 6 to 7 years इन 4 areas. अब एक स्टडी है वो कहती है कि हर एक पर्सन में जो सेल्फ एस्टीम होता है, जब वो 6 to 7 years के होते हैं तब डेवलप हो जाता है. एंड ये जो सेल्फ एस्टीम होता है ये 4 areas में डेवलप होता है. एक तो हो गया एकेडमिक कॉम्पिटेंस. एक 6 to 7 year का जो बच्चा होता है उसके अंदर इतनी सेल्फ एस्टीम डेवलप हो जाती है, या तो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी, लो या हाई, कि वो अकेडमिकली कैसा है. देन उसकी सोशल कॉम्पिटेंस, लोगों से बात करने में कैसा है. फिजिकल या एथलेटिक कॉम्पिटेंस, कि वो स्पोर्ट्स में कैसा है, अपने बॉडी मोबिलिटी में कैसा है. एंड देन फिजिकल अपीयरेंस में. तो ये 6 to 7 years तक डेवलप हो जाती है. एंड सेल्फ एस्टीम डेवलप करने में हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. लाइक अगर हम लोग को हमारे पेरेंट्स अप्रिशिएट करेंगे इन ऑल दीज 4 areas, एंड हमारी सोसाइटी अप्रिशिएट करेगी, देन एक बच्चे का जो 6 to 7 years का बच्चा है उसका सेल्फ एस्टीम हाई होगा. बट लेकिन अगर उसको नेगेटिविटी मिल रही होगी इन ऑल दीज 4 areas, तो उसका लो सेल्फ एस्टीम डेवलप होता है. देन वी हैव सेल्फ एफिकेसी. सेल्फ एफिकेसी इज बेस्ड ऑन बैंड्यूरा सोशल लर्निंग. बैंड्यूरा का नेम याद करिए, हमने क्लास 11th में पढ़ा था इन लर्निंग वाला चैप्टर, बैंड्यूरा. तो बैंड्यूरा की जो सोशल लर्निंग थ्योरी थी उस पे बेस्ड है हमारी सेल्फ एफिकेसी. इट इज द एक्सटेंट टू विच पीपल बिलीव दैट दे कैन कंट्रोल देयर लाइफ एंड द आउटकम्स देमसेल्फ, द कन्विक्शन इन देमसेल्व्स. बेसिकली सेल्फ एफिकेसी का मतलब होता है, अगर लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, वो बिलीव कर रहे हैं कि हाँ मैं अपनी लाइफ खुद कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं खुद से डिसीजंस ले सकता हूँ, तो उसको हम सेल्फ एफिकेसी कहेंगे. या फिर कन्विक्शन इन देमसेल्व्स, मतलब अगर आपसे कुछ गलत काम हुआ या कुछ अच्छा काम हुआ है तो फिर आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करें कि यस मैंने ये किया है. अब ये बैंड्यूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी यहाँ पे कैसे आ गई? बैंड्यूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी याद कीजिए कि एक जो बच्चा होता है वो मिमिक करके दूसरे जो पर्सन होते हैं उनको मिमिक करके जो होता है बिहेवियर सीखता है. तो सेल्फ एफिकेसी का भी यही है. जो सेल्फ एफिकेसी है वो एक चाइल्ड अपने पेरेंट्स या फिर अपने सोसाइटी में जो लोग हैं उनको देखकर सीखता है. अगर उसके पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि यस मैंने ये काम किया है, तो वो बच्चा भी आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा फॉर एवरी एक्शन दे डू, या फिर वो बिलीव करेंगे अपने पोटेंशियल में. बट लेकिन अगर उसको ऐसे रोल मॉडल, उसको ऐसे पेरेंट्स मिले हैं जो कि ये सब काम नहीं करते, तो उसका जो सेल्फ एफिकेसी होगा वो लो होगा.
अब हाई सेल्फ एफिकेसी वाले जो लोग होते हैं, इट अलाउज पीपल टू सिलेक्ट, इन्फ्लुएंस एंड इवन कंस्ट्रक्ट सर्कमस्टांसेस ऑफ देयर ओन लाइफ। मतलब हाई सेल्फ एफिकेसी वाले लोग अपने खुद के डिसीजंस ले सकते हैं हर सर्कमस्टांस, हर एक चीज में। तो मतलब वो अपने सर्कमस्टांसेस जो है वो खुद क्रिएट करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग इन देयर लाइफ। अब आता है हमारे पास सेल्फ रेगुलेशन। ये नेम से पता चल रहा है रेगुलेट करना खुद को। तो एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड मॉनिटर आवर ओन बिहेवियर, अपने खुद के बिहेवियर को ऑर्गेनाइज करना और मॉनिटर करना, मतलब देखना कि कहाँ जा रहे हैं आप, उसको कहते हैं सेल्फ रेगुलेशन। अब जो हाई सेल्फ रेगुलेशन वाले लोग होते हैं, दे आर पीपल हु आर एबल टू चेंज देयर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। अगर आप फॉर एग्जाम्पल किसी की डेथ सेरेमनी में गए हैं एंड इफ यू स्टार्ट लाफिंग, तो आपकी हैबिट है, आप हर बात पे हंस देते हैं, दैट्स योर बिहेवियर। बट लेकिन यहाँ पर जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है, दैट डजंट रिक्वायर कि आप वहां पे हंसें। तो अगर आपका सेल्फ हाई रेगुलेशन होगा तो फिर आप वहां पे नहीं हंसोगे। पर लेकिन अगर आपका लो सेल्फ रेगुलेशन होगा तो आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे एंड आप उस सर्कमस्टांस में हंस दोगे। देन अब आती है विल पावर। विल पावर सेल्फ रेगुलेशन के अंडर आती है। सेल्फ रेगुलेट करने के लिए दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। विल पावर क्या होती है? इट्स रेजिस्टेंस टू सिचुएशनल प्रेशर्स एंड कंट्रोल ओवर आवर सेल्फ। मतलब जो सिचुएशन के जो प्रेशर है, आपको हंसी क्यों आई? क्योंकि आपके फ्रेंड ने वहीं पे खड़े होकर जोक क्रैक करा, दिस वॉज द सिचुएशनल प्रेशर। तो आपने उसको रेजिस्ट करा कि नहीं, मुझे नहीं हंसना, वो जोक आपको उस टाइम फनी नहीं लग रहा, एंड आपने अपने आप को कंट्रोल किया, उसको कहेंगे आपकी विल पावर। सेल्फ कंट्रोल होगा लर्निंग टू डिले और डेफर द ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड्स इज कॉल्ड सेल्फ कंट्रोल। और अगर फॉर एग्जाम्पल आपको अभी आइसक्रीम खानी है एंड आपकी मम्मी बोलती है कि नहीं खानी, तो आप उसको डिले और डेफर कर रहे हो अपनी ग्रेटिफिकेशन। लाइक ठीक है, मैं कंट्रोल करूंगा, अगर मुझे अभी आइसक्रीम नहीं मिल सकती तो मैं कंट्रोल करूंगा, मैं कोई भी रैंट नहीं करूंगा, दैट इज सेल्फ कंट्रोल। अब आता है साइकोलॉजिकल टेक्निक्स ऑफ सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल कर कैसे सकते हैं? फर्स्ट आता है ऑब्जर्व करना अपने बिहेवियर को। सबसे पहले इट्स इंपॉर्टेंट सेल्फ कंट्रोल के लिए कि आप अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करें अच्छे से। फिर सेल्फ इंस्ट्रक्शन, अपने आप को इंस्ट्रक्शंस दीजिए कि मुझे क्या काम करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। एंड देन आता है सेल्फ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट वर्ड हमने बहुत बार पढ़ रखा है बहुत अच्छे से। मतलब रिवॉर्डिंग बिहेवियर्स दैट हैव प्लेजेंट आउटकम। मतलब अपने आप को एक रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना, सेल्फ रीइंफोर्समेंट, कि हाँ अगर मैं ये काम करूंगा तो मैं अपने आप को ये दूंगा या फिर मुझे ये मिलेगा, खुद को रीइंफोर्स करना। अब आता है कल्चर एंड सेल्फ। सेल्फ का कल्चर के साथ क्या रिलेशन है? तो सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ आर लिंक्ड टू द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ द कल्चर इन विच एन इंडिविजुअल लिव्स। तो जो सेल्फ होता है ना, सेल्फ सोसाइटी जो होती है, कल्चर जो होता है, जिस जगह पे वो रह रहा है, उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है और बहुत ज्यादा लिंक्ड होता है। एग्जाम्पल, डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न कल्चर। अब आप सिंपल सा एग्जाम्पल देखिए, आप इंडिया में रहते हैं एंड आपका एक फ्रेंड है, वो अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया कहीं बाहर वेस्टर्न कल्चर कंट्री में रहता है। तो आप लोग का सेल्फ जो होगा, आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, ऑब्वियसली वो डिफर करेंगी। सो दिस इज कल्चर का इफेक्ट ऑन सेल्फ। The most important distinction between the Indian and the Western views is the way the boundary is drawn between the self and others. तो अब यहाँ पे सबसे important आता है कि दोनों जो कल्चर्स है उनमें ऐसा क्या डिफरेंस आ गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो डिस्टिंक्शन है वो है बाउंड्रीज जो हमने ड्रॉ कर रखी हैं सेल्फ और अदर्स में। सो बाउंड्री ड्रॉ करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको भी पता है, अगर दो लोग हैं एंड दो लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, बट स्टिल एक पर्सन जो होता है ना, उसकी बाउंड्री होती है, लाइक उसकी सेल्फ बाउंड्री, लाइक यहाँ पर उसके अलावा कोई भी अलाउड नहीं होता, चाहे कितने भी क्लोज फ्रेंड्स हो। एंड अगर ये पर्सन उसमें इंडल्ज करने की कोशिश करता है तो यहाँ पे कुछ दरार सी आ जाती है इन दैट रिलेशन। तो अगेन जो इंडियन और वेस्टर्न कल्चर है उसमें भी बाउंड्री का बहुत ज्यादा डिस्टिंक्शन है। तो जो इंडियन कल्चर है उसमें आप देख सकते हैं, ये इंडियन कल्चर का है। इंडियन कल्चर में इंडिविजुअल यहाँ खड़ा है एंड जो उसकी सोसाइटी है वो यहाँ खड़ी है। मतलब सोसाइटी के अंदर खड़ा है इंडिविजुअल। तो मतलब इंडिविजुअल की जो स्पेस है सोसाइटी उसके अंदर ही घुस चुकी है। एंड अगर आप
वेस्टर्न व्यू देखेंगे तो इंडिविजुअल यहाँ है, ग्रुप यहाँ है, उसकी सोसाइटी यहाँ है, क्लियर डाइकोटमीज, क्लियर डिस्टिंक्शन है। इसका मतलब इंडिविजुअल वहां पे अलग है, ग्रुप यहाँ पे अलग है। पर इंडियन कल्चर में इंडिविजुअल को ग्रुप का पार्ट ही देखा जाता है। तो इसमें हम वेस्टर्न व्यू में देख सकते हैं एक रिलेटिवली फिक्स्ड बाउंड्री होती है, मतलब बाउंड्रीज जो है ना ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं करती हैं। अगर इंडिविजुअल चाहता है इंटरेक्ट करना तो वो करेगा, अगर वो नहीं चाहता तो वो नहीं करेगा। एंड इंडिया में दिस इज नॉट नेगेटिव थिंग अबाउट इंडिया और एनीथिंग, बट लेकिन आप ये खुद फील कर सकते हैं, हम लोगों ने मूवीज में देखा है दैट फॉरेन कंट्रीज, जो वेस्टर्न कंट्रीज होती हैं, वहां पे जो बच्चे होते हैं वो लाइक टीनेज में दे लिव इन अनदर हाउस और उनके पेरेंट्स एक अलग घर में रहते हैं। वी आर नॉट प्रमोटिंग दिस कल्चर, बट द थिंग इज कि यहाँ पर जो पेरेंट्स होते हैं उनकी खुद की पर्सनल लाइफ होती है, एंड जो बच्चा होता है उसकी खुद की पर्सनल लाइफ होती है। एंड इसका आप डिफरेंस देख सकते हैं दैट दे आर मोर कॉन्फिडेंट एट अ वेरी यंग एज, एंड वो लोग इंडिपेंडेंट बहुत जल्दी होते हैं। बट लेकिन अगर हम इंडियन कल्चर का देखें तो बच्चे को बड़ा होने तक भी, आई हैव सीन मेनी पीपल जो 27 या 28 ईयर्स के होते हैं, बट दे स्टिल लिव विद देयर पेरेंट्स, एंड उन लोग के अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी होती है, एंड दे आर नॉट एबल टू टेक डिसीजंस ऑन देयर ओन। तो ये होता है इंडिविजुअल एंड ग्रुप के बीच में डिस्टेंस, एक डाइकोटमी, क्लियर डाइकोटमी सेट करने का हम लोगों का एक कॉन्सिक्वेंस। तो इसमें बेसिकली यही है कि कल्चर कैसे हम लोगों को, सेल्फ को इफेक्ट करता है। अब आते हैं हम पर्सनालिटी पे। सेल्फ हम लोग का खत्म हो गया, अब नाउ लेट्स स्टार्ट विद पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी की अब हम लोग को 3 डेफिनेशन दे रखे हैं। एक तो लेमन डेफिनेशन हो गई, मतलब अगर कोई साइकोलॉजी स्टूडेंट नहीं है, अगर आपको उसको समझाना हो तो आप इस डेफिनेशन से समझाओगे। अगर एक लिटरेरी डेफिनेशन देखिए, लाइक लिटरेरी, इस वर्ड का अगर डिक्शनरी में वर्ड देखें तो वो क्या होगा, एंड साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद लिटरेरी डेफिनेशन। द वर्ड इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड पर्सोना। तो ये लैटिन वर्ड था पर्सोना, उससे डिराइव हुआ है हमारा पर्सनालिटी, विच मीन्स मास्क यूज्ड बाय एक्टर्स इन रोमन थिएटर टू परफॉर्म देयर रोल्स। तो जो रोमन थिएटर होता था उसमें जो मास्क वो लोग पहनते थे रोल प्ले करने के लिए, उसको पर्सोना कहते थे। तो हम लोगों ने पर्सनालिटी उससे बनाया। तो बेसिकली हम लोग इससे क्या समझ सकते हैं, ये पर्सनालिटी को हम एक तरीके से एक मास्क की तरह देख रहे हैं, एंड मास्क हम चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर हम अपनी रियल आइडेंटिटी छुपा के रखते हैं। तो लिटरेरी डेफिनेशन तो पर्सनालिटी की ये हो गई। अब हम लेमन्स डेफिनेशन देखेंगे तो पर्सनालिटी रिप्रेजेंट्स एक्सटर्नल और फिजिकल अपीयरेंस। दे ऑफन मिस्टेक द सुपरफिशियल फीचर्स फॉर अ पर्सन्स ओवरऑल पर्सनालिटी। अब जो लेमन्स डेफिनेशन है उसमें जो पर्सनालिटी होती है वो रिप्रेजेंट करती है एक पर्सन की एक्सटर्नल या फिजिकल अपीयरेंस। हम लोग जैसे अभी साइकोलॉजी पढ़ने से पहले पर्सनालिटी वर्ड का यूज करते थे, दैट अगर हम लोग को एक पर्सन दिख रहा है जो कि उसके बाल बहुत अच्छे हैं, दे हैव अ गुड शार्प जॉ लाइन एंड सूट वूट पहन रखा है, तो हम बोलते हैं वाह बंदे की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। तो मतलब हमने सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस से डिसाइड करा दैट यस उस पर्सन की पर्सनालिटी अच्छी है। तो ये तो हो गई लेमन्स डेफिनेशन। बट इसमें द मिस्टेक इज कि हम पर्सन की ओवरऑल पर्सनालिटी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमने उसके खुद के अंदर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स उन पर तो ध्यान नहीं दिया। बट अब साइकोलॉजिकल डेफिनेशन जो है दिस इज द एक्यूरेट वन। इसमें हम this is the characteristics ways of responding to individual and situations. It refers to unique and relatively stable qualities of an individual across different situations. तब साइकोलॉजी में देखें तो जो कैरेक्टरिस्टिक वेज होते हैं एक पर्सन के किसी भी सिचुएशन या किसी भी पर्सन को रिस्पॉन्ड करने की, रिप्लाई करने की, वो हो गई उसकी पर्सनालिटी। अब जो होती है वो एक यूनिक और रिलेटिवली स्टेबल मतलब विद टाइम चेंज नहीं होती है ज्यादा। इट इज रिलेटिवली स्टेबल क्वालिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल और यूनिक होती है। हर पर्सन की पर्सनालिटी इज यूनिक और ये डिफरेंट सिचुएशंस में भी यूनिक एंड डिफरेंट ही होती है। अब आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टराइज बाय द फॉलोइंग फीचर्स। अब जो हमारी पर्सनालिटी होती है उसको हम फॉलोइंग फीचर्स से कैरेक्टराइज करते हैं। जो पर्सनालिटी होती है इट कंसिस्ट ऑफ बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कॉम्पोनेंट्स। अब हमने जो लेमन लैंग्वेज में देखा डेफिनेशन उसमें हमने सिर्फ फोकस किया फिजिकल पर, बट लेकिन जो हमारी पर्सनालिटी होती है वो फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल दोनों कॉम्पोनेंट्स पर कंसिस्ट होती है।
Then expression of personality in form of behavior is unique for each individual. And personality का जो expression होता है behavior की form में, वो हर एक इंडिविजुअल का यूनिक होता है. इट्स मेन फीचर्स डू नॉट इजीली चेंज विद टाइम. एंड मैंने जैसे बताया रिलेटिवली ये स्टेबल होते हैं, मतलब विद टाइम इजीली चेंज नहीं करते. एंड थ्रू some features may change due to internal or external situational demands, making personality also adaptive to situation. And हमने कहा कि easily change नहीं होते with time, but this doesn't mean कि एक्सटर्नल और इंटरनल सिचुएशंस की जो डिमांड्स है उनके अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहे. इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे कि मैंने वो एग्जांपल दिया था कि आप किसी के फ्यूनरल में गए हो एंड वहां पे आप हंस रहे हो. बेसिकली आपकी पर्सनालिटी है बहुत ज्यादा हंसना, पर लेकिन वहां पर आप एकदम शांत है, न्यूट्रल, आप हंस नहीं रहे हैं. तो आपने जो आपकी पर्सनालिटी है वो सिर्फ उस सिचुएशन के लिए चेंज करी है. तो मतलब एक एक्सटर्नल सिचुएशनल डिमांड की वजह से चेंज करी है. बट दिस डजंट मीन कि आपने उसको चेंज ही कर दिया कंप्लीटली, अब आप कभी हंसेंगे ही नहीं. सो इन दोनों पॉइंट्स का मतलब ये हुआ. अब आ जाते हैं हम सिमिलर मीनिंग वर्ड्स. अब पर्सनालिटी तो हमने समझ लिया. अब पर्सनालिटी के कुछ सिनोनिम्स हैं, उनकी मीनिंग्स अलग हैं. मतलब मीनिंग सेम है बट वर्ड्स डिफरेंट है. सॉरी फॉर दैट. टेम्परामेंट. टेम्परामेंट हम लोग का एक वर्ड है. इट्स बायोलॉजिकली बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक वे ऑफ रिएक्टिंग. टेम्परामेंट हम लोगों ने ये वर्ड यूज भी कर रखा है, टेम्पर हाई हो जाना, राइट. तो ये बायोलॉजिकल बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. बायोलॉजिकल मतलब ये सोसाइटी या किसी और चीज से नहीं, ये हमारे जीन्स, हमारे इनहेरिटेड बायोलॉजिकल बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक वे होते हैं किसी भी चीज में रिएक्ट करने के. जैसे कुछ लोग का टेम्पर, जैसे आप अपने आप को देख लीजिए, आपको अपना टेम्पर पता चल जाएगा. अगर आपके फादर या मदर का टेम्पर बहुत जल्दी हाई होता है, वो हर एक सिचुएशन में बहुत जल्दी पैनिक या बहुत ज्यादा शाउट करते हैं, तो आपका टेम्पर भी सेम हो सकता है. देन आते हैं हम ट्रेट्स पर. जो ट्रेट्स होते हैं वो होते हैं स्टेबल, परसिस्टेंट एंड स्पेसिफिक वे ऑफ बिहेविंग इन मोस्ट सिचुएशन. तो मेरे ट्रेट्स क्या हुए? अगर मैं सिचुएशंस में, मोस्ट सिचुएशंस में एक स्टेबल और परसिस्टेंट स्पेसिफिक वे में बिहेव कर रही हूं, तो ये मेरा ट्रेट हुआ. जैसे कि अगर मेरे साथ कोई भी पर्सनली कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो मैं हर एक प्रॉब्लम को ऑप्टिमिस्टिक वे में देखती हूँ, हैप्पीली देखती हूँ, ज्यादा नेगेटिव नहीं होती. तो दिस इज माई ट्रेट. अब आते हैं हम डिस्पोजिशन में. डिस्पोजिशन का मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन टू रिएक्ट टू अ स्पेसिफिक सिचुएशन. डिस्पोजिशन का मतलब हुआ टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन टू रिएक्ट इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन बेस्ड ऑन देयर इंटरनल फैक्टर्स. आपके इंटरनल फैक्टर्स से जो आप अपना सिचुएशन में अपना बिहेवियर चेंज करते हो उसको हम डिस्पोजिशनिज्म कहते हैं. अब आता है कैरेक्टर. व्हाट इज कैरेक्टर? द डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन ओवरऑल पैटर्न ऑफ रेगुलरली अकरिंग बिहेवियर. मतलब हम लोग का जो ओवरऑल एक पैटर्न होता है, हम लोग का बिहेवियर है जो कि बार बार अकर हो रहा है सेम एक पैटर्न में, तो उसको हम कहेंगे ये हमारा कैरेक्टर है. जैसे कि हम लोग बोलते हैं एक गलती बार बार नहीं होती है, एंड एक पर्सन एक ही बिहेवियर बार बार कर रहा है सेम पैटर्न में, तो हम उसको कहेंगे कैरेक्टर है ये उसका. इसलिए हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि किसी पर्सन का कैरेक्टर अच्छा है या फिर किसी पर्सन का कैरेक्टर खराब है. देन वी हैव हैबिट्स. हैबिट्स क्या होती हैं? ओवरलर्न मोड्स ऑफ बिहेविंग बिकम इनवॉलंटरी रिएक्शंस और एक्शंस. मतलब हम लोगों ने इनको ओवरलर्न मोड करा है. मतलब कोई भी चीज जब हम उसको ओवरलर्न कर लेते हैं, किसी भी चीज को हम बार बार रिपीट करते जाएंगे, तो हमारी ओवरलर्निंग हो जाती है. तब वो हम लोगों की एक इनवॉलंटरी रिएक्शन और एक्शन बन जाता है. मतलब अनकॉन्शियसली आप वो काम करते हो, तो उसको हम कहेंगे वो आपकी एक हैबिट हो गई. अब आते हैं वैल्यूज पे. वैल्यूज होते हैं गोल्स एंड आइडियल्स दैट आर कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट एंड वर्थवाइल टू अचीव. अब किसी पर्सन की वैल्यूज क्या हो गई? उसके गोल्स या फिर उसके आइडियल्स जिनको इंपॉर्टेंट या फिर वर्थवाइल कंसिडर करते हैं कि यस ये मुझे अचीव करना है. अब आ जाते हैं हम डिफरेंट अप्रोचेस टू स्टडी पर्सनालिटी. अब फाइनली हम इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है. हम डिफरेंट अप्रोचेस देखने वाले हैं जिससे हम पर्सनालिटीज को पढ़ सकते हैं. सो हमारे पास टोटल ये 7 अप्रोचेस हैं. टाइप अप्रोच,
टाइप अप्रोच होता है ये ना ब्रॉड पैटर्न ऑफ बिहेवियर पे फोकस करता है, मतलब बिहेवियर का एक बड़ा वर्जन, बड़े एरिया पे फोकस करता है। जो ट्रेट अप्रोच होता है ये एक स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ बिहेवियर पे फोकस करता है। फिर इंटरैक्शनल अप्रोच हम आगे भी देखेंगे, साइकोडायनामिक अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, कल्चरल अप्रोच एंड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। तो आते हैं हम सबसे पहले टाइप अप्रोचेस पे। टाइप अप्रोचेस के हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 टाइप्स हैं। फर्स्ट आता है, ये हिपोक्रेट्स ने दिया था। हिपोक्रेट्स का जो टाइप अप्रोच है, जो उनका एक थ्योरी है, दैट इज बेस्ड ऑन फ्लूइड्स एंड ह्यूमर्स। मतलब जो हमारी पर्सनालिटी उन्होंने बताई है वो होती है बेस्ड ऑन फ्लूइड्स एंड ह्यूमर्स। उन्होंने 4 चीजें दी हैं, 4 पर्सनालिटी टाइप्स बताए हैं। सैंग्विन, सैंग्विन मतलब जो बहुत ज्यादा हैप्पी रहते हैं, जो पॉजिटिव रहते हैं। देन फ्लेगमेटिक, फ्लेगमेटिक मतलब जो नेगेटिव हो जाते हैं। मेलनकॉलिक जो बहुत ज्यादा लेजी होते हैं। एंड कॉलरिक जो कि एंटी सोशल होते हैं। तो इन्होंने 4 पर्सनालिटी टाइप्स दिए। देन वी हैव चरक संहिता। चरक संहिता में 2 आती हैं हमारी थ्योरीज, एक त्रिदोष एंड एक त्रिगुणा। त्रिदोष में आता है वात, पित्त एंड कफा। यू माइट हैव हर्ड दीज। वात इज लाइक एयर, पित्त एसिड एंड कपा मीन्स कफ। देन त्रिगुणा जो होता है, त्रिगुणा में आता है सात्व गुण, राजस गुण एंड तामस गुण। अब ये जो सात्व गुण होते हैं, सात्व गुण आपने पढ़ा होगा सात्विक। सात्विक मतलब जो थोड़े प्योर हो, लाइक इट्स पॉजिटिव टर्म। तो इसमें क्लीनलीनेस, ट्रूथफुलनेस, डिसाइडफुलनेस, डिटैचमेंट, डिसिप्लिन, ये सब आ जाता है हमारे सात्व गुना में। राजस गुना में हम लोगों का आता है ऑल द बैड एक्टिविटीज, लाइक सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन, नॉट रियली बैड बट लेकिन राजस, राजा की जो पर्सनालिटी होती है, लाइक उनके अंदर डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन होता है, डिससेटिस्फैक्शन होती है उन्हें चीजों से। एंड उसके बाद एनवे, दूसरों से जेलेसी होना, एनवे की दैट आई एम द बेस्ट वाली चीज। एंड मटीरियलिस्टिक मेंटालिटी, लाइक उनको मटीरियलिस्टिक चीजों से बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है। देन तामस गुण जो होता है, दिस इज ऑल द नेगेटिव ट्रेट्स, एंगर एंड उसके बाद एरोगेंस, डिप्रेशन एंड फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, all these negative things are in tamas. Then आती है हमारे पास शेल्डन की थ्योरी। शेल्डन ने हम लोग को बॉडी टाइप्स के ऊपर हमारी थ्योरीज दी हैं, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक। जो एंडोमॉर्फिक होता है, एंडोमॉर्फिक मतलब दे आर फैट, दे आर सॉफ्ट, राउंड शेप के होते हैं। एंड इनका जो बिहेवियर होता है वो बहुत सोशलेबल होता है नेचर। एंड ये बहुत ही लाइक फन उसके होते हैं। आपको कोई ना कोई एग्जाम्पल जरूर पता होगा जो कि आपकी फैमिली में भी हो सकता है, जो कि देखने से दे हैव अ राउंड बॉडी, दे आर फैट, दे आर चबी एंड उनकी स्किन इज वेरी सॉफ्ट, बट लेकिन उनका जो बिहेवियर होता है दैट इज वेरी मेरी गो, लाइक हैप्पी, इंजॉयबल, आपको उनके साथ रहना पसंद होता है। सो दैट इज एंडोमॉर्फिक पर्सनालिटी। देन मेसोमॉर्फिक पर्सनालिटी को हम कहते हैं कि ये रेक्टेंगुलर शेप्ड बॉडी होती है। रेक्टेंगुलर शेप्ड बॉडी सुनते ही मेरे नेम में, मेरे लाइक माइंड में एक कार्टून आता है, शिनशान, शिनशान के फादर हैरी, ही हैज अ रेक्टेंगुलर शेप बॉडी। आपने अगर देखा होगा तो यू कैन इमेजिन एंड अंडरस्टैंड। मेसोमॉर्फिक के लिए रेक्टेंगुलर बॉडी होता है, स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्ड होता है इन लोगों का, एंड दे आर एनर्जेटिक एंड वेरी लाइक करेजियस। मेसोमॉर्फिक। जो एक्टोमॉर्फिक होता है, एक्टोमॉर्फिक मतलब एकदम पतले पतले लोग, दे आर वेरी लॉन्ग एंड ये फ्रेजाइल बॉडी बिल्ड होता है, इनके एकदम नाजुक से होते हैं, पर ये बहुत ज्यादा दिमागदार होते हैं, बहुत ही आर्टिस्टिक होते हैं एंड ये इंट्रोवर्ट्स होते हैं। एंड द फन फैक्ट इज कि मैं तीनों पर्सनालिटी टाइप्स को एक्चुअली रिलेट कर सकती हूँ, बिकॉज आई नो ऑल 3 पीपल रियल लाइफ में जिनके पास ऐसा बॉडी बिल्ड है एंड ऐसी पर्सनालिटी भी है। आपके पास भी है तो प्लीज कमेंट करके बताना। देन वी हैव कार्ल यूंग। कार्ल यूंग ने 2 हम लोग को थ्योरीज दी थी, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। ये 2 वर्ड्स हम बहुत यूज करते हैं। इंट्रोवर्ट का मतलब जो कि बहुत ज्यादा एंटी सोशल होते हैं, विथड्रॉन टू देमसेल्व्स, घर में रहना पसंद करते हैं, लोगों को अवॉइड करते हैं, पार्टीज में नहीं जाते, इनको कहते हैं इंट्रोवर्ट्स। अब जो एक्सट्रोवर्ट हो गए, ये बहुत ज्यादा सोशलेबल होते हैं, आउटगोइंग होते हैं और डायरेक्टली पीपल से डील करते हैं। और इंट्रोवर्ट जो होंगे, आप
इमेजिन कर सकते हैं ये ऐसे काम चूज करेंगे करियर के जिसमें ज्यादा लोगों से बात ना करनी पड़े। एंड जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो ऐसे करियर्स चूज करते हैं जिसमें उनको लोगों से इंटरेक्ट करना पड़े। अब आते हैं हमारे पास लास्ट फ्राइडमैन एंड रोजनमैन की थ्योरी। इसमें इन्होंने टाइप ए एंड टाइप बी दिया। अब ये जो टाइप ए होता है इसको मैं आपको याद करने की एक ट्रिक बताती हूँ। टाइप ए में सबसे पहले ये जो पीपल होते हैं ये बहुत ज्यादा मोटिवेटेड, बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं। ए से एम्बिशियस, ए से टाइप ए, ये लोग बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं। यानी इतने ज्यादा एम्बिशियस होते हैं दैट ये लोग पूरा लाइक अपनी डेडिकेशन वर्क में लगा देते हैं। इतनी ज्यादा डेडिकेशन कि इनको एट द एंड स्ट्रेस हो जाता है उस वर्क की वजह से। एंड इसी वजह से हाइपरटेंशन, जिसे हाई बीपी वाली प्रॉब्लम कहते हैं, या फिर कोरोनरी हार्ट डिजीजेस, हार्ट अटैक्स एंड ऑल, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं टाइप ए वाले लोगों को। ए से एम्बिशियस, इसलिए टाइप ए। एंड अब ये जो टाइप बी आता है ये कंप्लीटली ऑपोजिट है टाइप ए का। ठीक है, इसमें एब्सेंस होती है टाइप ए ट्रेट्स की। ये पर्सन बहुत ज्यादा लेजी होते हैं, बिल्कुल लेस एम्बिशियस टुवर्ड्स देयर गोल्स एंड कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ ए। अब जो मॉरिस हैं उन्होंने इसी थ्योरी को आगे एक्सटेंड करा और टाइप सी और टाइप डी भी दिया था। अभी जो टाइप सी हो गया, टाइप सी हम लोग का बेसिकली, इसमें अगर हम लोग वो देखें प्रॉब्लम, वो होगी कैंसर की। कैंसर क्यों होगा? क्योंकि ये लोग जो अपने नेगेटिव इमोशंस होते हैं ना उनको सप्रेस करके रखते हैं। ये बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव होते हैं। एंड आपको कोई ना कोई पता होगा जो ऐसा पर्सन होता है, आप उसको कुछ भी काम बोल दो वो कभी भी आपको नो नहीं बोलेगा, वो हर काम के लिए यस कर देगा। क्योंकि वो उनके अंदर जो इमोशंस होते हैं, उनकी जो फीलिंग्स होती है वो आगे एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। वो पीपल प्लीजर होते हैं, सबको हाँ कर देते हैं। तो जब नेगेटिव इमोशंस को बहुत ज्यादा दबाया जाता है ना अंदर, तो वो कैंसर बन जाता है। सो टाइप सी पीपल आर मोर लाइकली टू गेट कैंसर। देन टाइप डी जो हम लोग का अप्रोच है, ये टाइप ए एंड टाइप बी का मिक्सचर है। इसमें इंसान एम्बिशियस तो है पर लेकिन लेजी भी है, तो इससे डिप्रेशन आएगा ऑफ कोर्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, वो अपने पूरे ड्रीम्स सब कुछ बता देते हैं, दे हैव प्लान्ड एवरीथिंग, बट उस ड्रीम को अचीव करने के लिए वो काम नहीं करते, तो उनको आ जाता है डिप्रेशन। क्योंकि ड्रीम्स बड़े बड़े हैं, अचीव बहुत कुछ करना है, एम्बिशंस भी हैं, बट लेकिन डिप्रेशन आ जाएगा क्योंकि आप लेजी बहुत हो, काम नहीं कर पा रहे हो। अब हम लोग के पास आते हैं दूसरा अप्रोच, दैट इज ट्रेट अप्रोच। ट्रेट अप्रोच में हमारे पास 3 थ्योरीज हैं। सबसे पहले आती है गॉर्डन एल्पर्ट की ट्रेट थ्योरी। इसमें इन्होंने 3 ट्रेट्स दिए, कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट्स एंड सेकेंडरी ट्रेट्स। तो जो कार्डिनल ट्रेट्स होते हैं, दे आर हाईली परवेसिव एंड जनरलाइज्ड एंड इंडिकेट द गोल्स अराउंड विच एन इंडिविजुअल्स लाइफ रिवॉल्व्स। तो जो कार्डिनल ट्रेट्स होते हैं, कार्डिनल ट्रेट्स वो ट्रेट्स होते हैं जिनके अराउंड एक पर्सन की पूरी लाइफ रिवॉल्व करती है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल पता होगा महात्मा गांधी, हम उन सबको जानते हैं। उनका जो मेन गोल था वो था सत्याग्रह, अहिंसा, दिस वॉज हिज गोल। एंड अब हिटलर का नाजिज्म था। तो ये हम लोग के लाइक इन पर्सन के कार्डिनल ट्रेट्स हो गए जिस वजह से उनको अभी तक जाना जाता है, उनकी पूरी लाइफ इज डेडिकेटेड टू दैट गोल, इसलिए ये उनके हो गए सेंट्रल ट्रेट। अब अगर हम लोग कार्डिनल ट्रेट्स, अब अगर हम लोग सेंट्रल ट्रेट की बात करें, सेंट्रल ट्रेट ये थोड़े लेस परवेसिव होते हैं पर लेकिन जनरलाइज्ड होते हैं। एंड दीज आर ऑफन यूज्ड फॉर राइटिंग अ जॉब रिकमेंडेशन और रेज्यूम। अब आप लोग रेज्यूम अगर आपने कभी लिखा होगा या फिर इंग्लिश में भी आपको रेज्यूम लिखना सिखा ही रहे होंगे अभी, तो आपको पता होगा उसमें आप अपनी क्वालिटीज लिखते हो अच्छी अच्छी, दैट आई एम हार्ड वर्किंग, एम्बिशियस, क्रिएटिव। तो ये वाले जो आपकी कह सकते हैं खूबियां हो गई, वो आपके हो गए सेंट्रल ट्रेट्स। अब अगर हम सेकेंडरी ट्रेट्स की बात करें तो ये हो गई आपकी प्रेफरेंसेस पे बेस्ड। अगर मैं कहूं दैट आई लाइक मैंगोस, तो दिस इज माई सेकेंडरी ट्रेट। एंड मैंगो तो कितने सारे लोगों को पसंद होगा। तो ये जो सेकेंडरी ट्रेट्स होते हैं ना, हम इनको पर्सनालिटीज डिफ्रेंशिएट करने में यूज नहीं कर सकते। ये लीस्ट जनरलाइज्ड होते हैं और कॉमनली फाउंड होते हैं लोगों के अंदर। अब आते हैं हम लोग रेमंड कैटल की ट्रेट थ्योरी पे। अब जो हमारे रेमंड कैटल हैं, इन्होंने एक टेस्ट डेवलप किया था, 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चन है। इसको हम लोग 16 PF भी बोलते हैं। ये इन्होंने डेवलप किया था। एंड उन्होंने बताया था
कि टोटल हमारे 16 सोर्स ट्रेट्स होते हैं, मतलब 16 हमारे सोर्सेज होते हैं जिनसे हम एक सरफेस फॉर्म करते हैं। अब आप इसको ऐसे देखिए कि एक घर है, घर बनाने के लिए 16 ईंटें लगी हैं आपकी, तो ये जो सोर्स ट्रेट्स हो गई ये तो हमारी ब्रिक्स हो गई, एंड जो सरफेस ट्रेट है वो है हमारा जो हमने घर बनाया। सोर्स ट्रेट्स स्टेबल एंड आर कंसिडर्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनालिटी, मतलब ये जो सोर्स ट्रेट्स हैं 16 ये सब प्लस होकर हमारी पर्सनालिटी फॉर्म करती हैं। एंड ये जो सरफेस ट्रेट हो गई द रिजल्ट आउट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ सोर्स ट्रेट्स, जब एक सोर्स ट्रेट दूसरे सोर्स ट्रेट के साथ लिंक करता जाता है ऐसे करके तो जो चीज बनती है दैट इज आर सरफेस ट्रेट, मतलब सरफेस ट्रेट इज बेसिकली आर पर्सनालिटी, उन्होंने ये कहा है। अब आ जाते हैं हम H.J. आइजिंग्स थ्योरी पे। इन्होंने 3 ब्रॉड डायमेंशंस दी थी हम लोग को पर्सनालिटी की। फर्स्ट इज न्यूरोटिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी। आप लोग बस ये नेम्स याद कर लीजिए, न्यूरोटिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी, एक्सट्रोवर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन, साइकोटिज्म वर्सेस सोशल एबिलिटी। अब बस न्यूरोटिज्म एंड साइकोटिज्म ये वर्ड्स थोड़े वियर्ड हैं, आप लोगों ने पहले कभी सुने नहीं होंगे, इसलिए आप इनका वर्सेस याद करिए, इनके साथ क्या जा रहा है। इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी का ऑपोजिट क्या हुआ, इमोशनल इनस्टेबिलिटी। तो अगर मैं कह रही हूं कि एक पर्सन इमोशनली स्टेबल है, मतलब उसको अपने इमोशंस का पता है, वो अपने इमोशंस कंट्रोल कर पाता है और वो दूसरे के इमोशंस समझ पाता है, तो वो इमोशनल स्टेबल हुआ। अब यहाँ पे वर्सेस है तो इसका मतलब ऑब्वियसली इसका ऑपोजिट होगा, तो न्यूरोटिज्म का हो गया मतलब इमोशनली अनस्टेबल, मतलब जो लोग बहुत ज्यादा अपने आपने लोग देखे होंगे जो कि बात बात पे रो पड़ते हैं, इमोशन कुछ और दिखाना होता है वो कुछ और दिखा रहे होते हैं, मतलब इमोशनली अनस्टेबल। अभी रो रहे हैं 5 मिनट बाद वो हंसने लगेंगे या फिर गुस्सा करने लगेंगे, दिस इज न्यूरोटिक बिहेवियर। तो न्यूरोटिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी। एक्स्ट्रावर्जन इंट्रोवर्जन हमें अच्छे से पता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा। देन आता है साइकोटिज्म वर्सेस सोशियबिलिटी। सोशियबिलिटी मतलब लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, सोशल बिहेवियर। अब साइकोटिज्म क्या होगा, इसका ऑपोजिट, एंटी सोशल बिहेवियर, दिस इज साइकोटिज्म। गाइस, सो लेट्स टेक अ 1 मिनट ब्रेक। मैं बस आप लोग के साथ एक एक्साइटिंग न्यूज शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि हमें पता है क्लास 12 साइकोलॉजी काफी चैलेंजिंग हो सकती है, बट डोंट वरी क्योंकि मैंने और मेरे पार्टनर ने कुछ स्पेशल प्रिपेयर करा है सिर्फ आप लोगों के लिए। वी हैव क्रिएटेड अ बुक माइंडफुल साइकोलॉजी जो कि स्पेसिफिकली हमारे जैसे स्टूडेंट्स के लिए है, और इसमें हमने इस सब्जेक्ट में जो भी चैलेंजेस फेस करते हैं उन सबको एड्रेस किया है। The unique features of this book are that ये क्लास 11th में सीखे हुए important topics जो कि इस ईयर भी important है उनसे शुरू होती है, एंड जिससे एक solid foundation बन सकता है न्यू मटेरियल के लिए। But this is not enough. हर चैप्टर के पहले you will find a QR code जिसे स्कैन करके you will be directed to our YouTube channel where you can watch detailed explanation videos of each chapter. हमने हर टॉपिक को Q&A फॉर्म में स्ट्रक्चर किया है और हर क्वेश्चन के साथ मार्किंग दी है। इस तरह आपको हर क्वेश्चन के लिए कितना लिखना है वो एग्जैक्ट पता चलेगा, एंड एग्जाम्स के टाइम स्ट्रेस नहीं होगा। एंड इफ दिस फील्स लेस, हर चैप्टर के एंड में हमने रिवीजन के लिए एक फ्लो चार्ट भी दिया है। इन सब चीज़ों का एम है आपकी स्टडीज़ को एफिशिएंट एंड इफेक्टिव बनाना। तो अगर आप क्लास 12 साइकोलॉजी को कॉन्फिडेंटली कॉन्कर करना चाहते हो तो माइंडफुल साइकोलॉजी ज़रूर परचेस करना। दिस विल सून बी अवेलेबल इन सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी ऑन दिस चैनल, सो स्टे ट्यून एंड कीप कनेक्टेड विद अस थ्रू आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब आते हैं हम 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी पे। एक हम लोग का ये बुक में एक बॉक्स दे रखा है अलग से, 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी, हम वो पढ़ेंगे। ये दिया था पॉल कोस्टा एंड रॉबर्ट मैक्रे ने, एंड इसको याद करने के लिए हम लोगों ने आपके लिए न्यूमोनिक दिया है, दैट इज ओशन। यस, लहरों वाला ओशन। ओशन से सबसे पहले आता है ओ। ओ स्टैंड्स फॉर ओपननेस टू एक्सपीरियंस, सी स्टैंड्स फॉर कंसाइंशियसनेस, E stands for extroversion, A stands for agreeableness and N stands for neuroticism. अब देखते हैं ओपननेस टू एक्सपीरियंस क्या होता है। नेम से पता चल रहा है मतलब कितने एडवेंचरस हो आप, चीजों को एक्सपीरियंस करने के लिए कितने ओपन हो। तो दोज उसको हाई ऑन दिस वन आर इमेजिनेटिव, क्यूरियस एंड ओपन टू आइडियाज। मतलब जो लोग हाई होंगे ना इस वाले ट्रेट में, वो बहुत ज्यादा एडवेंचरस होंगे, वो इमेजिनेटिव क्रिएटिव क्यूरियस लोग जो होते हैं, जो घूमना चाहते हैं, ओपन टू आइडियाज होते हैं। एंड जो इसमें कम लो स्कोर करेंगे वो होंगे कोल्ड एंड रिजिड,
जैसे पुराने जमाने के लोग होते हैं, दैट नहीं, हम लोग के जो अभी तक रिचुअल्स चले जा रहे हैं वही फॉलो करेंगे, मतलब वो ओपननेस टू एक्सपीरियंस उनके अंदर फैक्टर नहीं होता। अब आता है कंसेंशियसनेस, मतलब अचीवमेंट ओरिएंटेड, डिपेंडेबल, रिस्पॉन्सिबल, प्रूडेंट, हार्ड वर्किंग एंड सेल्फ कंट्रोल्ड। मतलब अचीवमेंट ओरिएंटेड मतलब करियर ओरिएंटेड कह सकते हैं, लाइक मुझे गोल अचीव करना है तो करना है। डिपेंडेबल होते हैं, मतलब हम उनके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दे आर प्रूडेंट, मतलब अपने से मतलब रखते हैं। हार्ड वर्किंग होते हैं एंड सेल्फ कंट्रोल होता है उनके अंदर। अब अगर हम इसका ऑपोजिट देखेंगे तो इम्पल्सिव, मतलब ये सब चीजें उसके अंदर एब्सेंट है, इन सबका अपोजिट लिख देना। देन आता है एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन मतलब सोशली एक्टिव, टॉकेटिव, आउटगोइंग, वी नो। एंड अपोजिट हो गया इंट्रोवर्ट, शाय। अब आता है अग्रीएबलनेस। अग्रीएबलनेस मतलब आप कितना अग्री कर रहे हो दूसरों के साथ। तो जो हाई होंगे वो हेल्पफुल होंगे, कोऑपरेट करेंगे लोगों के साथ, केयरिंग होंगे, नर्चरिंग होंगे। और जो ऑपोजिट होंगे वो होस्टाइल होंगे और सेल्फ सेंटर्ड होंगे, वो लोगों के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, लोगों के डिसीजंस, उनके थॉट्स पे अग्री नहीं करेंगे। अब आता है न्यूरोटिज्म। न्यूरोटिज्म हमने जस्ट पढ़ा, जो कि इमोशनली अनस्टेबल लोग होते हैं। पीपल स्कोरिंग हाई ऑन दिस आर हाईली इमोशनली अनस्टेबल, एंशियस, इरिटेबल, हाइपरटेंटिव। ऑपोजिट्स जो होते हैं वो एडजस्टेड और काम होते हैं, वो इमोशनली स्टेबल होंगे। अब आते हैं हम लोग के पास साइकोडायनामिक अप्रोच। तो ये साइकोडायनामिक अप्रोच ये सबसे ज्यादा कॉमन अप्रोच है जिससे हम पर्सनालिटी को पढ़ते हैं। ये किसने दिया था? ये सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था, एंड ही इज अ वेरी वेरी फेमस साइकोलॉजिस्ट। एंड इन्होंने फ्री एसोसिएशन इनका एक मेथड था, अ मेथड इन विच अ पर्सन इज आस्क्ड टू ओपनली शेयर हिज थॉट्स। मतलब फ्री एसोसिएशन, आपके मन में जो भी, आप फ्रीली सब कुछ बाहर निकाल दो, अपने फीलिंग्स, थॉट्स, आइडियाज सब बाहर निकाल दो, जो भी आपके माइंड में आ रहे हैं। एंड एक ड्रीम एनालिसिस, वो ड्रीम्स जो आपके अनकॉन्शियस थॉट्स और आइडियाज होते हैं उनको बाहर निकाल के उनसे समझते थे। अब आप ये चीज जान लीजिए, जो सिगमंड फ्रॉइड है ना, उनको बहुत ज्यादा लाइक वो भी किया गया था, अप्रिशिएट तो अब हम लोग करते हैं, बट उनको बहुत ज्यादा अपोज किया गया था सिगमंड फ्रॉइड को, बिकॉज ही फोकस्ड मोर ऑन अ पर्सन सेक्सुअल डिजायर। उन्होंने ये कहा था कि एक पर्सन जो कुछ भी करता है लाइफ में, उसका जो मेन गोल होता है वो होता है टू सीक प्लेजर। उनके सेक्सुअल डिजायर्स कंट्रोल करते हैं उनके सारे काम। तो उन्होंने जो थ्योरीज देखी हैं, आप इसमें भी देखेंगे कहीं ना कहीं उन्होंने वो चीज डाली है। जैसे कि अगर आप लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस देखें तो इसमें आता है कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। अब कॉन्शियस क्या हो गया? कॉन्शियस मतलब जो थॉट्स और फीलिंग्स जिनके बारे में मैं अवेयर हूं, वो तो हो गए मेरे कॉन्शियस थॉट्स। और अनकॉन्शियस थॉट्स हो गए मेरे जिनके बारे में मुझे अवेयरनेस नहीं है, बैक ऑफ माई माइंड में, बोलते हैं ना वो चीज मेरे बैक ऑफ माई माइंड में चली गई, अनकॉन्शियस माइंड में चली गई, अब वो याद नहीं आएगी। प्री कॉन्शियस जो होते हैं वो थॉट्स वो होते हैं कि यस आपके माइंड में वो है, वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में है, अभी वो प्री कॉन्शियस में आ चुके हैं, एंड अगर आप उस पर अटेंशन फोकस करोगे तो वो कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे। बेसिकली इन दोनों के बीच का रास्ता है प्री कॉन्शियस। अब आता है स्टेजेस ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट। और दूसरी थ्योरी दी थी कि स्टेजेस ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट कैसा होता है। इसमें उन्होंने फर्स्ट बताया ओरल स्टेज। ओरल स्टेज होता है 0 to 1 ईयर्स में। इसमें जो बच्चा होता है वो जो प्लेजर सीख करता है वो ओरली करता है, माउथ से करता है। इस टाइम पर बच्चों को वो पैसिफायर्स दिए जाते हैं जो वो मुंह में लगा के रखते हैं, तो मतलब वो ओरली जो होता है प्लेजर सीख करते हैं। देन आता है एनल स्टेज। एनल स्टेज मतलब जो बाउल मूवमेंट होता है उनका, 2 to 3 ईयर्स। इसमें बच्चों की ट्रेनिंग होती है, सो दिस इज एनल स्टेज। देन आता है हमारे पास फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज होता है 4 to 5 ईयर्स में। इसमें उन्होंने दो चीजें बताई, दैट इज ओडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या होता है, इस एज में ना जो पेरेंट्स बच्चे होते हैं वो अपने किसी भी एक पेरेंट्स से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं। तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या होता है? इलेक्ट्रा, दिस वाज अ गर्ल एंड ओडिपस वाज अ बॉय। ओडिपस बॉय था, इसका मतलब जो बॉयज होते हैं वो अपनी मदर से सेक्सुअली अट्रैक्ट हो जाते हैं एंड बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। एंड जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा गर्ल थी, तो मतलब वो जो गर्ल्स होती हैं वो जब अपने
फादर से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील करती हैं तो उसको इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये नेम्स इसलिए रखे गए हैं बिकॉज दे वर एक्चुअल पीपल। ऑडिपस ने ही मैरिड हिज मदर एंड जो इलेक्ट्रा थी शी मैरिड हिज हर फादर, सो इसलिए इनके नेम पर ही ऑडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स रखा गया है। देन आती है हमारी लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज 7 to प्यूबर्टी के टाइम पर होती है। इस टाइम पर जो कोई भी सेक्सुअल थॉट्स एंड ऑल होते हैं वो सब कुछ बंद हो जाते हैं बिकॉज जो एक पर्सन होता है उसका सारा फोकस प्यूबर्टी पे चल जाता है बिकॉज उनकी बॉडी के साथ बहुत सब चेंजेस आ रहे होते हैं। फिर आता है हमारा जेनिटल स्टेज। जेनिटल स्टेज वो होता है जब एक सेक्सुअल मेच्योरिटी अचीव हो जाती है एक पर्सन को, दैट इज टीनेज। अब ये जो सारे स्टेजेस होते हैं ये सब ना इंटरकनेक्टेड है। अब अगर ओरल स्टेज से एनल स्टेज में पहुंचने का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो अच्छे से नहीं हुआ एंड एनल स्टेज की एज पर पहुंचने पर भी वो बच्चा ओरल स्टेज वाले फेज में अटका हुआ है तो ये प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। फैलिक स्टेज जो होता है, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जब होता है बच्चे को, अगर वो चीज सॉल्व ना करी जाए तो दिस कंटिन्यूज एंड फिर ये प्रॉब्लमैटिक बन जाता है। इसलिए इस टाइम पर अगर कोई भी बच्चा होता है जो कि सिर्फ एक पेरेंट से बहुत ज्यादा अटैच हो जाता है तो उसको अलग करने की कोशिश की जाती है। सेम विद ऑल दीज स्टेजेस। देन आता है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी में 3 स्ट्रक्चर्स हैं, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। अब ये ईगो वो वाला ईगो नहीं है जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं। अब हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम उसको उस अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। इड क्या होता है? इड होता है हमारे प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। ईगो जो होता है वो हमारे एक मॉरल प्रिंसिपल पे काम करता है। सॉरी, सुपर ईगो हमारे मॉरल प्रिंसिपल पे काम करता है एंड ईगो हमारे रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। अब अगर हम इड देखें, इड का जो सिगमंड फ्रॉइड ने रियल एग्जांपल दिया था वो सेक्सुअल डिजायर से दिया था, तो हम उसी से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक पर्सन है, उसको अपने सेक्सुअल डिजायर्स फुलफिल करने हैं एंड अगर हम लोग कहें कि वो पर्सन इड में है तो वो पर्सन किसी भी तरीके से वो फुलफिल करेगा एंड ये चीज हम लोग रियल लाइफ से वो भी कर सकते हैं। इस वजह से ही होते हैं हमारे रेप केसेस बिकॉज यहाँ पर आ जाता है इड, उनको अपने सेक्सुअल डिजायर्स फुलफिल करने होते हैं तो वो एट एनी हाउ करते हैं। ये जो हम लोग का ये प्लेजर प्रिंसिपल काम करता है, ये लिबिडो एक हम लोग का प्रिंसिपल है उस पे काम करता है। ये बेसिकली एक फोर्स है, हमारी डेथ और लाइफ इंस्टिंक्ट कंट्रोल करती है लिबिडो फोर्स। फिर जो ईगो होगा वो होगा रियलिटी प्रिंसिपल, लाइक अगर इफ इट्स पॉसिबल देन दे डू एंड अगर इट्स नहीं पॉसिबल नहीं है तो वो नहीं करेंगे, रियलिटी बेसिस पे काम। एंड सुपर ईगो होते हैं मॉरल प्रिंसिपल, लाइक अगर मुझे ये काम नहीं करना, ये चीज अगर गलत है तो मैं नहीं करूंगा चाहे मेरा कितना भी मन हो वो करने का, दैट इज सुपर ईगो। देन आता है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म मतलब कि आपका ये जो ईगो है उसको हम लोग डिफेंड कैसे कर सकते हैं, तो इसमें उन्होंने 5 वेज बताए, रिप्रेशन, प्रोजेक्शन, डिनायल, रिएक्शन फॉर्मेशन एंड रैशनलाइजेशन। एंड ये जो 5 चीजें होती है ना, ये हम सब लोगों के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं। अगर हम रिप्रेशन का देखें, रिप्रेशन मतलब अगर मेरे को गुस्सा आ रहा है, मुझे कोई इमोशन आ रहा है तो मैंने उसको दबा दिया, यहाँ पे रिप्रेस कर दिया, दैट इज रिप्रेशन। अब प्रोजेक्शन मतलब मुझे गुस्सा आ रहा है एंड मुझसे सामने वाला पर्सन आके बोल रहा है कि आप गुस्सा क्यों कर रहे हो, आप गंदे से बात क्यों कर रहे हो, तो मैं उनके ऊपर चिल्ला रही हूं उल्टा, दैट मैं कहाँ गंदे से बात कर रही हूँ, आप गंदे से बात कर रहे हो। मतलब जो आपका अंदर मूड हो रहा है, जो आप बिहेवियर दिखा रहे हो वो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो दूसरों पे कि तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो, दैट इज हमारा प्रोजेक्शन। डिनाइल मतलब फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, उसके एक बहुत ही क्लोज्ड वन की डेथ हो चुकी है यहाँ पे, तो वो बार बार डिनाई कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसने जो रियलिटी है उसको ही डिनाई कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज डिनायल। रिएक्शन फॉर्मेशन मतलब अगर आपको इस टाइम गुस्सा आ रहा है पर लेकिन आपने एक रिएक्शन फॉर्म कर दिया, आपने एक फेक रिएक्शन फॉर्म कर दिया और आप हंसने लगते हैं, दैट इज रिएक्शन फॉर्मेशन, आपने उस रिएक्शन को दूसरे रिएक्शन से रिप्लेस कर दिया। एंड रैशनलाइजेशन हो गया कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है
तो आप उसको एक रैशनलाइज कर रहे हो कि नहीं चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये कभी कभी सही होता है पर लेकिन कभी कभी दिस इज रॉन्ग। अगर आप ये बार बार हर सिचुएशन में अगर आप रैशनलाइज करने लगे या फिर रिप्रेस करने लगे या प्रोजेक्ट करने लगे, कोई सा भी मेथड अगर आप बार बार हर सिचुएशन में करेंगे देन दैट इज रॉन्ग। अब हम लोग के पास आती है पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोचेस। तो अब हमने सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी पढ़ी साइकोडायनामिक। अब पोस्ट फ्रॉइडियन मतलब सिगमंड फ्रॉइड के बाद ये सब थ्योरीज आई थी एंड ये सब उनके ऑपोजिशन में थी, मतलब ये सब उनको कहीं ना कहीं अपोज कर रहे थे। ये कुछ अपनी अपनी थ्योरी उसमें एड ऑन करते गए। सबसे पहले आता है हमारे पास कार्ल यूंग, उनकी थी एम्स एंड एस्पिरेशंस। इन्होंने बोला ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल्सो ड्रिवन बाय देयर एम्स एंड एम्बिशंस बिसाइड सेक्स एंड अग्रेशन। इन्होंने बोला कि सिगमंड फ्रॉइड ने तो बोल दिया कि एक पर्सन का जो मेन लाइफ में मोटिव है, जो उनके सारे वो होते हैं, वो सेक्स और एग्रेशन से ही होते हैं। पर लेकिन इन्होंने कहा ऐसा नहीं है, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अपने एम्स और एम्बिशंस को अचीव करने के लिए भी काम करते हैं। फिर हमारे एल्फ्रेड एडलर थे, उन्होंने लाइफस्टाइल एंड सोशल इंटरेस्ट वाली एक थ्योरी दी। उन्होंने बोला ह्यूमन बिहेवियर इज पर्पसफुल एंड गोल डायरेक्टेड। मतलब ह्यूमन बिहेवियर, जो हम लोग ह्यूमंस जो कोई भी बिहेवियर करते हैं वो पर्पसफुल होता है, लाइक कुछ ना कुछ पर्पस होता है और एक गोल अचीव करने के लिए डायरेक्टेड होता है। एवरी इंडिविजुअल सफर्स फ्रॉम इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। हर एक पर्सन जो होता है वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, इंफीरियोरिटी मतलब नेगेटिव फील करना, इंफीरियर फील करना कि आई एम अलोन, आई एम लेस देन अदर्स, उसको इंफीरियोरिटी कहते हैं। तो हर पर्सन को इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है एंड इसको कम करना इज इम्पोर्टेंट अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। एंड वी हैव ग्रोथ एंड रियलाइजेशन रिजल्टिंग फ्रॉम डिजायर ऑफ फ्रीडम एंड स्ट्राइविंग फॉर जस्टिस एंड ट्रूथ। एंड उन्होंने ये भी कहा कि हम लोगों को ग्रोथ एंड जो रियलाइजेशन होता है ये आता है फ्रॉम ऑफ गेटिंग फ्रीडम एंड स्ट्राइविंग फॉर ट्रूथ एंड जस्टिस। ये हम सब लोग के अंदर नेचुरली होता है, द डिजायर फॉर फ्रीडम एंड ग्रोथ एंड जस्टिस। इसी की वजह से हम लोग रियलाइजेशन करते हैं और ग्रो करते हैं। फिर आती है हम लोग के पास ऑप्टिमिज्म बाय कैरन हॉर्नी। तो कैरन हॉर्नी यहाँ पे इकलौती फीमेल साइकोलॉजिस्ट हैं। अब ये फीमेल है तो इन्होंने बोला कि नहीं भाई, विमेन जो होती हैं, इन्होंने विमेन के लिए भी बोला है यहाँ पे। सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो ग्रोथ और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो होती है उससे भी ड्रिवन होते हैं अपने कोई भी एक्शंस करने में। बाकी इन्होंने बोला जो विमेन होती हैं दे आर मोर अफेक्टेड बाय सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि एक बच्ची है, उसको बचपन से ही अगर आप पिंक कलर दोगे, बार्बी डॉल्स दोगे खेलने के लिए, तो ऑब्वियसली वो उसी चीज से अट्रैक्ट होगी। और अगर आपने उसका भाई है, उसको सिर्फ और सिर्फ कार्स दी हैं, एवेंजर्स की मूवीज दिखाई हैं, टॉयज वैसे दी हैं, तो ये जो डिस्टिंक्शन होता है ना विमेन का, दैट दे आर वीक, दे आर डेलिकेट, ये सब लाइक वो नहीं होता है बायोलॉजिकल, ये ज्यादा सोसाइटी और कल्चर की वजह से होता है। हमारी जो सोसाइटी और कल्चर होती है ना वो विमेन को ज्यादा इफेक्ट करती है, वो ज्यादा डेलिकेट बनाती है। विमेन इतनी डेलिकेट नहीं होती हैं। एंड देन उन्होंने बोला कि एंजाइटी जो होती है इज कॉज्ड बाय डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। बाकी उन्होंने बोला कि अगर एक बच्चे को बचपन में उसके पेरेंट्स अप्रिशिएट नहीं करते हैं, या फिर एक पर्सन है उसके डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, मतलब उसके आसपास के जो लोग हैं उनके साथ उसकी जो रिलेशनशिप है वो काफी डिस्टर्ब है, उस वजह से होती है उन्हें एंजाइटी। फिर आता है सर्च फॉर आइडेंटिटी बाय एरिक एरिक्सन। इन्होंने बोला कि दिस थ्योरी ले स्ट्रेस ऑन रैशनल एंड कॉन्शियस ईगो प्रोसेसेस इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इन्होंने फोकस करा है रैशनल, कॉन्शियस एंड ईगो प्रोसेसेस पे कि इनकी वजह से होता है हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट। देन आता है द ह्यूमन कंसर्न्स बाय एरिक फ्रॉम। एरिक फ्रॉम ने बोला द नीड फॉर फ्रीडम एंड द नीड फॉर बिलोंगिंग, इस वजह से इंसान काम करता है। पीपल डेवलप आइसोलेशन ऑन फीलिंग आइसोलेटेड एंड लोनली। जो लोग होते हैं उनको आइसोलेशन फील होती है जब उनके पास कोई होता नहीं है या उनके पास कोई बात करने के लिए नहीं होता, उस वजह से उनको आइसोलेशन वाली फीलिंग आती है एंड इस वजह से होती है उनको एंजाइटी। अब हम लोग कुछ रीजंस देखते हैं, ये जो क्रिटिसिज्म मिला है हमारी साइकोडायनामिक थ्योरी को, ये मिला क्यों है। फर्स्टली जो मैंने आपको बता दिया
पीपल वर डिनाइंग कि छोटे बच्चों में सेक्सुअल डिजायर्स नहीं होते, तो मेन प्रॉब्लम वाज दैट। बाकी 4 और फैक्टर्स थे, जैसे कि दे आर लार्जली बेस्ड ऑन केस स्टडीज एंड नॉट बैक्ड बाय साइंटिफिक एफिलिएशन। तो सबसे पहले तो सब लोग को लगता था कि ये बहुत ज्यादा केस स्टडी पे बेस्ड है। सिगमंड फ्रॉइड ने जो भी स्टडीज करी थी वो केस स्टडीज पे करी थी, एक इंडिविजुअल को उठाकर उनके केस पे करी थी, और ये साइंटिफिक एफिलिएशन बोल रहे थे कि कमी है इस चीज की। देन स्मॉल एंड आर्किटेक्चरल इंडिविजुअल्स वर टेकन एज सैम्पल ग्रुप्स फॉर स्टडीज फॉर एडवांस जनरलाइजेशंस, एंड इन्होंने छोटे छोटे ग्रुप्स के ऊपर स्टडी करी थी, एंड लोगों ने बोला कि ये एक बिग, एक मार्जिनलाइज जो जनरलाइजेशन होती है उसके लैक कर रही है। देन कॉन्सेप्ट्स आर नॉट प्रॉपरली डिफाइंड एंड दे कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू साइंटिफिक टेस्टिंग। लोगों ने बोला कि इन्होंने प्रॉपरली डिफाइन नहीं करे अपने कॉन्सेप्ट, और इसको हम लोग साइंटिफिक टेस्टिंग के लिए यूज नहीं कर सकते। Then Freud theory has used males as prototype of all human personality development. He overlooked female experiences and perspectives. And Sigmund Freud का जो main focus था वो males पर ज्यादा था। उन्होंने females के जो perspectives और experiences होते हैं उनको overlook कर दिया, उन पर ध्यान नहीं दिया, and इसी वजह से कैरन हॉर्नी ने ये वाली statement दी थी। Then आते हैं हमारे पास behavioral approach। जो behavioral approach होता है, behavior से समझ आ रहा है कि बिहेवियर, हम लोग जो हमारी टेंडेंसी, हमारे जो एक्शंस होते हैं उससे रिलेटेड है। दिस अप्रोच डज नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू द इंटरनल डायनेमिक्स ऑफ बिहेवियर। द बिहेवियरिस्ट बिलीव इन डेटा विच दे फील आर डिफाइनेबल, ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल। अब जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो बिहेवियरिस्ट हैं, बेसिकली उन लोगों ने कहा है कि हम लोग इंटरनल जो हमारे फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से हम लोग बिहेव करते हैं उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम तो ध्यान देंगे उस डिफाइनेबल, उस ऑब्जर्वेबल और उस मेजरेबल बिहेवियर पे जो हम लोग को दिख सकता है, उस डेटा पे ध्यान देंगे जो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जो हम देख सकते हैं और जो हम मेजर कर सकते हैं। इन्होंने बिहेवियर में सिर्फ उस पर ध्यान दिया जो एक इंटरनल, आपका अंदर का बिहेवियर होता है, उस पर ध्यान नहीं दिया है। द थ्योरी फोकसेस ऑन स्टडी ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स एंड रीइंफोर्समेंट। हम लोग यहाँ पे किस चीज की स्टडी कर रहे हैं? स्टिमुलस रिस्पॉन्स, मतलब आपके साथ कुछ हुआ तो आपने उसको रिस्पॉन्स कैसे किया, दैट इज स्टिमुलस रिस्पॉन्स, एंड आपकी रीइंफोर्समेंट्स पर यहाँ पे फोकस हो रहा है। पर्सनैलिटी कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड एज अ रिस्पॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू द इन्वायरमेंट। हम लोग कह रहे हैं कि पर्सनालिटी को हम सबसे बेस्ट वे में कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? एज अ रिस्पॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू द एनवायरमेंट। अगर एक इंडिविजुअल अपने एनवायरमेंट में कुछ भी हो रहा है, कोई लोग है, कोई चीज है, उसको रिस्पॉन्स कर रहा है, तो उसका रिस्पॉन्स कैसा है, उससे हम लोग उसकी पर्सनालिटी को बेस्ट जज कर सकते हैं। दे सी द डेवलपमेंट एज अ चेंज इन रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज पर्सन learns new behaviors in response to new environments and stimulus। मतलब हम लोग जो humans होते हैं, हम नया behavior सीखते हैं नए environment और stimulus से। लाइक अगर हम लोग को environment और stimulus नया मिला तो हम लोगों ने behavior भी नया सीखा। तो जो हम लोग का development होता है वो हम लोग का डिपेंड करता है हमारे चेंज इन रिस्पॉन्सिव कैरेक्टरिस्टिक्स पे। मतलब हम लोग रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स रिस्पॉन्स पे में कैसे चेंज हो रही है, उस पे ही हम लोग का डेवलपमेंट डिपेंड करता है। अब आता है हमारे पास कल्चरल अप्रोच। कल्चरल अप्रोच मतलब हम लोग का जो पर्सनैलिटी है वो कल्चर से बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। दिस अप्रोच अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड पर्सनैलिटी इन रिलेशन टू द फीचर्स ऑफ इकोलॉजिकल एंड कल्चरल एनवायरमेंट। जैसे कि हम लोगों ने अभी कल्चर एंड सेल्फ भी पढ़ा था। जो हमारा कल्चर होता है, हमारा जो सोसाइटी, हमारा जो एनवायरमेंट होता है, वो हम लोग को सोशल, इकोलॉजिकल, एवरीथिंग वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। रिचुअल्स, सेरेमनीज, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, आर्ट्स, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, गेम्स, प्लेज, ये सब जो होते हैं ये हमारी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करते हैं। और एक पर्सन की जो पर्सनैलिटी होती है ना, उसके अंदर ये सब कुछ रिफ्लेक्ट करता है। बेसिकली उसका कल्चर रिफ्लेक्ट करता है। People develop various personality qualities in an attempt to adapt to a cultural ecological features of groups and lives। And जो एक person होता है वो ना एक कल्चर और इकोलॉजिकल फीचर्स जो होते हैं उन पे अडेप्ट करने के लिए बहुत सारे न्यू पर्सनालिटी क्वालिटीज जो होते हैं वो डेवलप करता है। दस कल्चरल अप्रोच कंसिडर्स पर्सनालिटी एज एन अडेप्टेशन ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स टू द डिमांड्स ऑफ इकोलॉजिकल एंड कल्चर। इन्होंने बोला कि एक इंडिविजुअल है, उसको अगर अपने कल्चर, उसको अपनी इकोलॉजी, उसको अपने एनवायरमेंट में घुलना मिलना है, वो घुलने मिलने के लिए जो अपने बिहेवियर में न्यू न्यू चीजें अडेप्ट करता है, जो चेंजेस करता है, वही होती है उसकी
पर्सनैलिटी। अब आता है हमारे पास ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच होता है ये बेसिकली फ्रॉइड की जो थ्योरी थी और कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मैस्लो की जो थ्योरीज थी, इनके ऊपर ये बिल्ट हुआ है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इंटायरली। अब यहाँ पे आता है कार्ल रॉजर्स मेनली ही प्रपोज द आइडिया ऑफ अ फुल्ली फंक्शनल पर्सन। इन्होंने बोला, एक आइडिया दिया फुल्ली फंक्शनल पर्सन का। इफ यू रिमेम्बर इन क्लास 11th हम लोगों ने अब्राहम मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स वाला पढ़ा था। इट वाज बेसिकली अ ट्रायंगल एंड उसमें बेसिक नीड्स थी। लाइक एक पर्सन का ये जो टॉप टियर होता है ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला टियर होता है। तो ये उसी की बात कर रहे हैं फुल्ली फंक्शनल पर्सन। मतलब ये जो टॉप टियर होता है ये होता है एक फुल्ली फंक्शनल पर्सन। फुलफिलमेंट इज द मोटिवेशनल फोर्स फॉर पर्सनैलिटी। मतलब ये जो हमारा पूरा पिरामिड है इसमें ऊपर जाने के लिए, मतलब बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो गई, उसके बाद हमारी सिक्योरिटी पूरी हो गई, हम लोग को लोग मिल गए, हम लोग को अफेक्शन मिल गया। अब हम आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब रिस्पेक्ट, पैसा, सब कुछ है आपके पास, कुछ भी नहीं चाहिए। ये ऊपर जाने के लिए ही ये जो फोर्स है ना, ये जो मोटिवेशन है, यही होती है जो एक पर्सन का पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराती है। पीपल ट्राई टू एक्सप्रेस देयर कैपेबिलिटीज, टैलेंट्स एंड पोटेंशियल्स टू द फुलेस्ट एक्सटेंट। मतलब इंसान अपना बेस्ट बनना चाहता है, अपना बेस्ट, अपनी कैपेबिलिटीज दिखाना चाहता है, अपने बेस्ट टैलेंट्स दिखाना चाहता है, अपनी बेस्ट पोटेंशियल दिखाना चाहता है। ही ऑब्जर्व दैट ईच पर्सन हैज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू सेल्फ एंड एन आइडियल सेल्फ अबाउट देम। अब ये जो ट्रू सेल्फ और आइडियल सेल्फ होता है ये समझ लीजिए। आइडियल सेल्फ मतलब मैं क्या बनना चाहती हूँ, एंड ट्रू सेल्फ मतलब मैं एक्चुअली में क्या हूँ। एंड अब क्या होता है, मुझे बनना है कुछ एंड मैं हूं अभी कुछ। लाइक मेरे को इतना बड़ा इंसान बनना है, मैं मुझे छोटी सी इंसान हूं। तो जब ये डिफरेंस बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है ना इन दोनों के बीच का, जब डिफरेंस बहुत बड़ा होता है तब इंसान को एंजाइटी, डिप्रेशन ये सब फील होता है, क्योंकि उसको जो बनना है वो अपने एम से बहुत दूर होता है। अब correspondence between the two leads to a happier and contented person in कांग्रेस विद हिमसेल्फ। अगेन अगर ये दोनों करस्पॉन्ड करेंगे, दोनों जो हम लोग के ये लेवल्स हैं, तो फिर एक हैप्पी और कंटेंटेड ऐसे भला पूरा पर्सन हम लोग का बनेगा। पर लेकिन जब डिस्पेंसी होती है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, तो ये ओवरलैप करते हैं ईच अदर को और ये अनहैप्पीनेस और डिससैटिस्फैक्शन की फीलिंग आ जाती है। As per Rogers principle, people have a tendency to maximize self concept through self actualization। मतलब एक पर्सन अपना जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है ना उसको मैक्सिमाइज, अपना हाईएस्ट बनाने की कोशिश करता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को यूज करके। एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज अ जर्नी टुवर्ड्स दैट। और ये जो यहां से लाइक एकदम लो से जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का रास्ता है ना, इसी के बीच में होता है हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब Who is a healthy person as per humanistic approach? हमने जो humanistic approach पढ़ी उसके अकॉर्डिंग एक healthy person क्या हुआ? The humanistic theory suggests that no one can be a healthy person by mere adjusting to the society। मतलब आप सिर्फ अपनी सोसाइटी से एडजस्ट कर जाओगे तो हम आपको हेल्दी पर्सन नहीं कह सकते। आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कंसिस्ट करना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अवेयरनेस ऑफ सेल्फ। आपको खुद की अवेयरनेस होनी चाहिए, अपनी खुद की फीलिंग्स की, अपनी लिमिट्स की, और अपने आप को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए हियर एंड नाउ का। मतलब जो लोग पास्ट या फिर एकदम प्रेजेंट में मतलब फ्यूचर में रहते हैं वो लोग नहीं, हम लोग उनको कहेंगे हेल्दी पर्सन जो प्रेजेंट में रहते हैं, हियर एंड नाउ में जीते हैं, जिनको माइंडफुलनेस है। देन जो इंसान ज्यादा पास्ट में नहीं रहता और ज्यादा फ्यूचर में नहीं रहता, वही। एंड एंशियस एक्सपेक्टेशंस एंड डिस्टॉर्टेड डिफेंसेस, एंड वो ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता है और जो चीजें पहले हो गई उनके बारे में दुख नहीं मना था। दैट इज अ हेल्दी पर्सन अकॉर्डिंग टू द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। And now we have the last topic of this chapter, that is assessment of personality। तो personality को assess करने के लिए हमारे पास कुछ tests हैं। First is psychometric test, फिर आता है self report measures, फिर projective techniques and behavioral analysis। अभी जो self report measures हैं इसमें हमारे पास कुछ tests के examples हैं, जैसे the Minnesota Multiphasic Personality Inventory MMPI, फिर आइजिंग का पर्सनालिटी क्वेश्चन है EPQ, ये तो आप लोगों के प्रैक्टिकल्स में भी आएगा। एंड देन 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चन है 16PF। फिर प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में है हमारा द रोरशेक इंगब्लॉट टेस्ट, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन जो भी है।
and then the thematic apperception test, TAT, Rosenwig's picture frustration study, PF study, sentence completion test and draw a person test. ये सब प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के एग्जाम्पल हैं. बिहेवियरल एनालिसिस में आता है इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, बिहेवियरल रेटिंग्स, नॉमिनेशन, सिचुएशनल टेस्ट. सो हम लोगों ने विद दिस पूरा चैप्टर हम लोग का कंप्लीट कर लिया है. आई होप यू अंडरस्टूड. एंड ये सब जो टेस्ट्स हैं ये ज्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं पढ़ाए हैं, बिकॉज हम लोग जब प्रैक्टिकल्स के लिए प्रिपेयर करेंगे उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी. उसमें मैं इन सब जो भी हमारे टेस्ट्स हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं बेसिकली, उनके लिए डिटेल्ड हम लोग स्टडी वीडियो लाएंगे. एंड इनमें जो टेस्ट हैं इनकी ज्यादा डिस्क्रिप्शन आती नहीं है. आप जस्ट नेम्स याद कर लीजिए कि इस वाले टेस्ट के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल्स है. दैट्स मोर देन सफिशिएंट. एंड बाकी इफ यू गाइस हैव एनी डाउट्स कमेंट्स में जरूर लिख देना. एंड बाकी इस चैप्टर के नोट्स टेलीग्राम चैनल पे इमीडिएटली आफ्टर दिस वीडियो आ जाएंगे. एंड स्टे हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.